हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं 12 फरवरी 2023 को आयोजित हुई 68th बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर से साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, द पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन दैट आर नॉट एज हार्ड एज बोन्स एंड विच कैन बी बेंट आर कॉल्ड एज। तो उसको कार्टिलेज कहा जाता है। इसमें से राइट ऑप्शन सी होगा। ये देखिए, ये दो हड्डियों का जो जहाँ पे जॉइंट है उन्हीं के बीच में ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है। ये कनेक्टिव टिश्यू और ये शॉक एब्जर्वर के जैसा बिहेव करती है और ये फ्रिक्शन से बचाती है। कहीं पर भी यदि हम जंप करते हैं तो यही कार्टिलेज जो है शॉक को एब्जर्व करती है और रगड़ से बचाती है। हड्डियों को आपस में रगड़ने से, फ्रिक्शन से ये बचाती है। इसी को कार्टिलेज कहा जाता है। और बैकबोन्स ऑफ स्पाइन को वर्टिब्रा कहा जाता है। ये लगभग 33 होती है। यहाँ पे वर्टिब्रा, बैकबोन्स ऑफ स्पाइन, ये वर्टिब्रा है। ये हमारे हथेलियों के जो जॉइंट है, यहाँ पे जो 8 हड्डियाँ हैं, 8 बोन्स हैं, इनको कार्पल्स कहा जाता है। कार्पल्स, यहाँ पे जो ये 8 हड्डियों का जो ग्रुप है इसको कार्पल्स कहा जाता है। तो कार्पल्स नहीं होगा और वर्टिब्रा भी नहीं होगा। राइट ऑप्शन जो होगा वो कार्टिलेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लाइकेन ए क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर लिव टुगेदर। तो इसमें से एक एल्गी होता है और दूसरा फंगस होता है। एल्गी एंड फंगस के बीच का एक ये सिम्बायोटिक रिलेशन है जिसमें फंगस जो है वाटर एंड मिनरल्स एल्गी को देता है और एल्गी में चूँकि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू भोजन बना करके फंगस को प्रोवाइड करता है। तो इसमें से एल्गी एंड फंगस हो जाएगा राइट ऑप्शन ए। फीमेल एनोफिलीज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम फीमेल क्यूलेक्स बिकॉज इट सिट्स। तो यहाँ पे देखिए, ये क्यूलेक्स है। क्यूलेक्स जो है ये वाटर सरफेस के जस्ट पैरेलल बैठी हुई है। ये वाटर सरफेस के जस्ट पैरेलल। लेकिन जो ये एनोफिलीज है ये पैरेलल नहीं है। पैरेलल से ये जैसे मान लीजिए पैरेलल है, पैरेलल से कुछ एंगल बनाती हुई बैठी हुई है और वो एंगल 90 डिग्री नहीं है। तो 45 डिग्री के आसपास में है कुछ एंगल, यहाँ पे 90 डिग्री नहीं है। तो इसमें से ए ऑप्शन जो कह रहा है कि एट राइट एंगल टू दी सरफेस ऑफ सबस्ट्रेटम, नहीं, ये गलत होगा। एट एन एंगल विथ सबस्ट्रेटम, ये सही होगा। पैरेलल टू दी सरफेस ऑफ दी सबस्ट्रेटम, नहीं, पैरेलल तो क्यूलेक्स बैठती है, एनोफिलीज नहीं बैठती है। तो इसमें से राइट ऑप्शन बी होगा। कुछ एंगल बनाती हुई, वाटर सरफेस से लगभग 45 डिग्री का एंगल बनाती हुई, सरफेस के पैरेलल से लगभग 45 डिग्री का एंगल बनाती हुई। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल टाइप एसोसिएटेड विथ द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी इज। तो इसमें से आरबीसी जो है ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाता है हर एक सेल के पास। माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल्स पे टूटता है। तो ये तो नहीं होगा। प्लेटलेट्स ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करता है, तो ये भी नहीं होगा। लिम्फोसाइट्स, ये जो है डब्ल्यूबीसी का एक प्रकार का डब्ल्यूबीसी है और जो इम्यून सिस्टम का पार्ट है और इसी में टी सेल्स होते हैं जो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब एक बार बीमार कर देता है तो ये उसका फ़ोटो खींच करके टी सेल्स रखती है। फिर फ्यूचर में कभी भी वो हमारे बॉडी में इंटर करता है तो वो पहचान जाती है टी सेल्स और इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर देती है उसको मारने के लिए। तो लिम्फोसाइट से यहाँ पे हो जाएगा राइट ऑप्शन सी। Which one of the following statement is incorrect about muscles in human body? Incorrect, यहाँ पे इनकरेक्ट हमें चुनना है। मसल्स कैन ओनली पुश दी बोन। मसल्स जो है सिर्फ पुल कर सकती है, पुश नहीं कर सकती है। इस कारण से ये दोनों ही मसल्स जो है पेयर में वर्क करती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बी में जो स्टेटमेंट दिया गया है मसल्स वर्क इन पेयर्स, ये सही है। मसल्स बिकम शॉर्टर, स्टीफर एंड थिकर व्हेन कंट्रैक्टेड, ये भी सही है। लेकिन ये मसल्स कैन ओनली पुश दी बोन, ये गलत है और यही चुनना है हमें। राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा, यही इनकरेक्ट ऑप्शन है। जैसे देखिए यहाँ पे मसल सेल को दिखाया गया है, ये पेयर में काम कर रही है, पेयर है इसका। और मान लीजिए कि ये अपने हाथों को इसे मोड़ना है तो मोड़ते वक्त जो है ये बाइसेप्स जो है कंट्रैक्ट हुई है। कंट्रैक्ट यानी हड्डियों को ये पुल कर रही है, हड्डियों को ये पुल कर रही है। तो जब सीधा करेगा तो ये कंट्रैक्ट होंगी। जैसे यहाँ पे नीचे वाली जो मसल्स है ये कंट्रैक्ट हुई, तो ये कंट्रैक्ट हुई तो
ये पुश नहीं कर पाई कोई भी, तो सिर्फ ये पुल करती है, पुश नहीं कर पाती है। और दूसरी बात यह है कि ये पेयर में काम करती है। अब देखिए जब कंट्रैक्ट हुई है, ये कंट्रैक्ट हुई है, तो इसका ये कंट्रैक्शन के बाद में देखिए इसका ये जो वॉल्यूम कहिए, एरिया कहिए, ये इंक्रीज हुआ नज़र आ रहा है, फुला हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो इसलिए ये जो सी में दिया गया है कि मसल्स बिकम शॉर्टर, स्टीफर एंड थिकर व्हेन कंट्रैक्टेड, तो ये सही है। इसमें से इनकरेक्ट जो है मसल्स कैन ओनली पुश द बोन, इसलिए राइट ऑप्शन ए होगा। लार्ज नंबर ऑफ थिन स्ट्रिप्स ऑफ ब्लैक पेंट्स आर मेड ऑन द सरफेस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर टू कैच द इमेज ऑफ ए वाइट हॉर्स, द इमेज विल बी। तो इस तरीका का क्वेश्चन एनसीईआरटी के 10th क्लास में दिया हुआ है, एक जगह एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके अलावा ये 12 में भी इस तरीका का क्वेश्चन दिया गया है। तो मान लीजिए कि ये कन्वेक्स लेंस है और इस पे जैसे एनसीईआरटी में दिया गया है कि नीचे वाले पोर्शन को हम ब्लैक कर दें, नीचे वाले पोर्शन को हम ब्लैक कर दें इसको, तो किसी ऑब्जेक्ट का कैसा इमेज बनेगा। तो इमेज तो फुल बनेगा लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम नज़र आएगी, यानी उतना चमकीला इमेज नहीं बनेगा, थोड़ा सा धुंधला दिखाई देगा वहाँ पे। तो यहाँ पर भी हॉर्स का भी इमेज बनना है, हॉर्स का तो पूरा इमेज बनेगा, न तो उसमें ब्लैक स्ट्रिप आएगी, कुछ नहीं आएगी, बस इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, ब्राइटनेस कम हो जाएगा वहाँ पे। तो ए हॉर्स ऑफ लेस ब्राइटनेस, यही ऑप्शन सही होगा। जेब्रा ऑफ ब्लैक स्ट्रिप्स नहीं, ए हॉर्स ऑफ ब्लैक स्ट्रिप्स बिल्कुल नहीं, ए ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। हॉर्स का पूरा इमेज बनेगा लेकिन ब्राइटनेस उसकी कम होगी। श्रिलनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाई, तो श्रिलनेस जो है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी यदि ज़्यादा है तो उस साउंड का पिच ज़्यादा होगा और वो साउंड जो है उस साउंड में श्रिलनेस ज़्यादा होगा, यानी अच्छा सुनने में अच्छा लगेगा वो। तो श्रिलनेस जो है डिटरमाइन होता है फ्रीक्वेंसी से, लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं दिया गया है। अब किसी एक मीडियम को, जैसा कि बीपीएससी ने एक्सप्लेन किया हुआ है कि यदि किसी एक मीडियम को हम कंसीडर करें तो इसमें स्पीड तो रिमेन सेम रह जाएगा, v इज इक्वल टू रिमेन सेम हो जाएगा, v इज इक्वल टू न्यू लेमडा होता है या एफ लेमडा होता है, तो v तो सेम हो गया, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी और लेमडा कांस्टेंट हो जाएगा, न्यू इंटू लेमडा जो है ये कांस्टेंट हो गया। तो इस तरीका से हम देखें तो न्यू जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लेमडा के, तो यानी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो चूंकि श्रिलनेस जो है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है और फ्रीक्वेंसी इसमें दिया नहीं है, तो हम वेवलेंथ से इसको रिलेट कर सकते हैं। तो वेवलेंथ ऑफ द साउंड हो जाएगा राइट ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेज इज मोस्ट सूटेबल फॉर डिजिटल एप्लीकेशन, तो इसमें से यदि हम देखें तो फोटो डायोड एक पीएन जंक्शन डायोड है। जैसे मान लीजिए कि ये पी और एन है, पी और एन है और ये जंक्शन एरिया है, यहाँ पे जंक्शन एरिया है, पी और एन है। तो अब यदि यहाँ पे लाइट फॉल करे, रेडिएशन को फॉल कराया जाए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंड होल का पेयर जनरेट होगा। इलेक्ट्रॉन एंड, मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन एंड होल का पेयर यहाँ पे जनरेट हो गया। तो अब होल को हमें पी साइड में होल जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में है और एन साइड में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के रूप में है। तो हमें इलेक्ट्रॉन को एन साइड में ले जाना है और होल को पी साइड में लेकर के जाना है। तो किस तरीके से बैटरी से इसका कनेक्शन हम कैसा करेंगे, चूँकि होल को पी साइड की ओर ले करके जाना है तो हम पी को कनेक्ट कर देते हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और एन को हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं, ये पॉजिटिव, और पी को नेगेटिव टर्मिनल से। तो इस तरीका के बायसिंग को रिवर्स बायसिंग कहा जाता है। तो इसमें रिवर्स बायसिंग में कनेक्टेड रहता है फोटोडायोड में क्या है, रेडिएशन फॉल कर रहा है, सोलर रेडिएशन फॉल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एंड होल का पेयर जनरेट हो रहा है और इसको रिवर्स बायसिंग करके इसको अलग अलग कर दिया जाता है ताकि वो फिर से इलेक्ट्रॉन एंड होल रिकम्बाइन ना हो। इसके लिए रिवर्स बायसिंग कर दिया जाता है, तो होल पी साइड की तरफ चला जाता है और इलेक्ट्रॉन जो है एन साइड की तरफ चला जाता है। तो ये है फोटोडायोड। अब फोटोवोल्टेइक सेल यानी सोलर सेल जिसको कहा जाता है फोटोवोल्टेइक सेल, उसमें भी क्या होता है कि उसमें भी सेम प्रिंसिपल है फोटोडायोड के जैसा ही, उसमें भी रेडिएशन फॉल करता है, इलेक्ट्रॉन एंड होल का पेयर जनरेट हो जाता है, लेकिन उसमें कोई बायसिंग नहीं की जाती है, अपने आप वो
होल जो है पी साइड की तरफ, और जो जंक्शन के अराउंड जो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जो जेनरेट हुआ है उसी के इन्फ्लुएंस में आकर के होल पी साइड की तरफ चला जाता है और इलेक्ट्रॉन एन साइड की तरफ चला जाता है। इन दोनों का प्रिंसिपल बिल्कुल सेम है। और फोटो एमीटर जैसे कि लाइट एमिटिंग डायोड हो गया, फोटो एमीटर क्या है, तो इसमें क्या है कि इसमें करंट फ्लो करवाया जाता है, करंट फ्लो करवा करके बायसिंग कर दी जाती है, और ये इलेक्ट्रॉन एंड होल का जो पेयर है यहाँ पे रिकम्बाइन होता है। जैसे हम इसमें करंट फ्लो करवा देते, इलेक्ट्रॉन एंड होल का पेयर यहाँ पे रिकम्बाइन होता है, रिकम्बिनेशन से वहाँ पे जो एनर्जी जनरेट होती है वही लाइट के रूप में निकलती है, जिसको लाइट इमिटिंग डायोड कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल इसमें एप्लीकेशन, सबसे ज़्यादा डिजिटल एप्लीकेशन किसका है, सोलर सेल का है। सैटेलाइट में हर जगह यूज किया जाता है, बहुत सारे इसके डिजिटल एप्लीकेशन हैं। तो सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा फोटोवोल्टेइक सेल, यानी सोलर सेल, बी ऑप्शन सही होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये 12 क्लास के एनसीईआरटी से मैं लिया हुआ हूँ, 12 क्लास के सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स जो चैप्टर का नाम है, लास्ट में जो है 12 क्लास के सेकंड जो बुक है उसमें लास्ट वाला जो चैप्टर है वहाँ से। ये पीएन जंक्शन पे सोलर रेडिएशन फॉल कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंड होल का पेयर जनरेट हुआ, इलेक्ट्रॉन एंड होल का पेयर, और यहाँ पे रिवर्स बायसिंग की गई है, पी को नेगेटिव टर्मिनल से और एन को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है, रिवर्स बायसिंग। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है एन साइड की तरफ गया और होल जो है पी साइड की तरफ आ गया। यहाँ पे देखिए, ये एनसीईआरटी का ही है, सोलर सेल दिखाया गया है यहाँ पे। पीएन जंक्शन जो है, पीएन जंक्शन पे जो सोलर रेडिएशन, इस जंक्शन के पास में ये थिन लेयर एन टाइप का है और नीचे थिक है पी टाइप का। तो थिन इसलिए बनाया गया ताकि लाइट जो है वो जंक्शन के पास तक पहुंच जाए। तो जंक्शन के पास जाती है लाइट, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंड होल का पेयर जनरेट होता है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। इलेक्ट्रॉन एंड होल का पेयर यहाँ पे जनरेट हुआ, और जो पोटेंशियल बैरियर के इन्फ्लुएंस में आकर के, जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है उसके इन्फ्लुएंस में आकर के होल जो है पी साइड और इलेक्ट्रॉन एन साइड की ओर चला जाता है। और चूँकि 2 टर्मिनल बन जाता है यहाँ पे पॉजिटिव, 2 टर्मिनल बन गया यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया, तो इसकी वजह से यहाँ पे करंट फ्लो हो जाता है। और यहाँ पे एलईडी दिखाया गया है, एलईडी का प्रिंसिपल है ये पी टाइप और एन टाइप। एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से और पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है, यानी ये फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट किया गया है। तो यहाँ पे जंक्शन के पास में इलेक्ट्रॉन एंड होल का रिकम्बिनेशन हो रहा है। पी को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होने से क्या करेगा, ये होल को भेजेगा जंक्शन की तरफ, और एन जो है नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो इलेक्ट्रॉन को ये जंक्शन के पास भेजेगा। तो लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं होल और राइट से लेफ़्ट आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, आपस में रिकम्बाइन होंगे, और रिकम्बाइन होंगे तो वहाँ से एनर्जी जनरेट होगी और वहीं लाइट के रूप में निकलती है, जिसको लाइट इमिटिंग डायोड कहा जाता है। बॉल बेयरिंग्स आर यूज टू कन्वर्ट स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू, तो देखिए बॉल बेयरिंग का यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक ये सरफेस है और दूसरा ये सरफेस है, तो एरिया ऑफ कंटेक्ट यहाँ पे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में कंटेक्ट में आ रहे हैं, तो ज़्यादा कंटेक्ट होने की वजह से यहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू ज़्यादा होगा था। अब यदि इस कंटेक्ट को कम करना है तो कम करने के लिए बॉल बेयरिंग का यूज किया जाता है। जैसे बॉल बेयरिंग का यूज करेंगे तो सिर्फ एक पॉइंट से आपस में ये कंटेक्ट में रहेंगे, सिर्फ एक पॉइंट से यहाँ पे कंटेक्ट में रहेंगे, तो ये एरिया ऑफ कंटेक्ट को रिड्यूस करवा देता है, इस कारण से फ्रिक्शन का वैल्यू भी रिड्यूस हो जाता है। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में बदलता है, राइट ऑप्शन ए होगा। A goalkeeper in a game of football pulls his hands backward after holding the ball shot at the goal. This enables the goalkeeper to, तो देखिए न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, यानी dp/dt कह दीजिए, dp/dt, यानी f इज इक्वल टू dp/dt। तो कोई भी यदि बॉल को कैच करते वक्त अपने हाथ को पीछे की ओर, चाहे फुटबॉल हो या क्रिकेट का बॉल हो, अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है तो वो टाइम इंटरवल को बढ़ाता है, टाइम इंटरवल को बढ़ाता है। तो टाइम इंटरवल बढ़ाने से क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम कम हो जाएगा, यानी फोर्स का वैल्यू कम हो जाएगा, तो उसके हाथों को चोट कम पहुंचेगा। जैसे मान लीजिए कि हाइट से हमें जंप करना है, तो जंप करना है तो बिल्कुल पक्के फर्श पे जंप करने से क्या होगा, लीनियर मोमेंटम में, सडन लीनियर मोमेंटम में चेंज हो जाएगा। सरफेस से जस्ट पहुंचने के पहले बॉडी का कुछ वेलोसिटी होगा, कुछ हाई लीनियर मोमेंटम होगा, और
सरफेस के कांटेक्ट में आने से तुरंत ही उसका वेलोसिटी जीरो हो जाता है। तो लीनियर मोमेंटम में चेंज बहुत ही ज़्यादा आ जाता है, कुछ वेलोसिटी से सडन जीरो होने में बहुत कम ही टाइम में ये चेंज हो जाता है। तो जब कम टाइम में चेंज हो जाता है तो फोर्स ज़्यादा लगता है। तो इस कारण से फर्श पे जंप करना डिफ़िकल्ट काम है, हड्डियाँ टूट जाती है। और जैसे जंप करना है तो क्या किया जाता है, बड़े बड़े गद्दे रख दिए जाते हैं। जैसे पटना के गांधी मैदान में आप जाएंगे तो वहाँ पे दरोगा या बिहार पुलिस या सेना की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे बहुत मोटे मोटे गद्दे लगाए रहते हैं, उस पर वो जंप करते हैं। जंप करने से क्या होता है कि वो टाइम इंटरवल को इंक्रीज करवाता है। टाइम इंटरवल को इंक्रीज करवाने से क्या होता है कि फोर्स का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है, चोट कम लगता है। तो ये क्या करेगा, डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इमिटेड बाय ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल वो है अल्फा रे, अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस है। यानी जो हीलियम है उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, यानी उसमें 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे होते हैं, उन दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है। तो जब उन दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाता है तो हीलियम पे 2+ चार्ज आ जाता है और उसी को कहा जाता है अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल क्या है, इस पर कौन सा चार्ज है, ये हीलियम का न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है। तो रेडियो एक्टिविटी में जो अल्फा पार्टिकल का इमिशन होता है वो है पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे राइट ऑप्शन सी होगा। कैथोड रे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का एक बीम है जो निकलता है, कैथोड से निकलती है और एनोड की तरफ जाती है। तो ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। और बीटा एमिशन 2 टाइप का होता है, बीटा प्लस एमिशन एंड बीटा माइनस एमिशन होता है वहाँ पे। तो जनरली बीटा रे को इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बीटा एमिशन ही कंसीडर किया जाता है, कहीं पर भी बीटा एमिशन हो रहा है तो यहाँ पे बीटा रे जो कही जा रही है, यहाँ पे बीटा प्लस एमिशन के बारे में नहीं कही जा रही है, बीटा माइनस एमिशन के बारे में कही जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर ये भी इलेक्ट्रॉन का ही एमिशन है, इलेक्ट्रॉन का एमिशन है। तो 2 कैथोड रे और बीटा रे ये दोनों ही नेगेटिवली चार्ज हो गई और अल्फा रे है पॉजिटिवली चार्ज हुई। अल्फा पार्टिकल जब भी किसी न्यूक्लियस से निकलता है तो अपने साथ वो 4 यूनिट मास नंबर और 2 यूनिट एटॉमिक नंबर लेकर के जाता है। तो एटॉमिक नंबर 2 यूनिट से कम हो जाता है और मास नंबर 4 यूनिट से कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक्स ए और जेड है, इसमें से अल्फा एमिशन निकल रहा है तो ये वाई में बदल रहा है, तो मास नंबर कितना कम हो जाएगा, A-4 हो जाएगा और एटॉमिक नंबर कितना कम हो जाएगा, Z-2 हो जाएगा। और यदि किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर यदि न्यूट्रॉन्स ज़्यादा है प्रोटॉन के कंपैरिजन में, तो स्टेबलाइज होने के लिए वो न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। तो जैसे मान लीजिए कि न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, चूँकि न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल पार्टिकल है और ये प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ यानी पॉजिटिव चार्ज में आया, तो एक नेगेटिव चार्ज वहाँ से निश्चित आएगा, यानी इलेक्ट्रॉन भी आता है ताकि चार्ज कंजर्व रहे, यानी न्यूट्रल रहे, जीरो रहे, चार्ज कंजर्व रहे। और यहाँ से एक एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। तो इस तरह के एमिशन को बीटा माइनस एमिशन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है एमिट हुआ। तो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ, अब देखिए न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, एक प्रोटॉन बढ़ गया तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस केस में जब बीटा माइनस एमिशन है, इसमें मान लीजिए कि कोई एटम है जिसका ये सिंबल है, एलिमेंट है जिसका ये सिंबल है और बीटा माइनस यहाँ से एमिशन हुआ, तो ये बदल रहा है, मान लीजिए कि वाई में बदल रहा है, तो मास नंबर तो रिमेन सेम रह रहा है, जितना नंबर ऑफ न्यूक्लियंस पहले था उतना ही नंबर ऑफ न्यूक्लियंस बाद में रह रहा है, तो मास नंबर तो सेम रह रहा है, लेकिन एटॉमिक नंबर 1 यूनिट बढ़ जाएगा क्योंकि एक प्रोटॉन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। अब यदि हम बीटा प्लस की बात करें तो जैसे मान लीजिए एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन ज़्यादा है न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में, तो प्रोटॉन जो है ये बदलता है न्यूट्रॉन में। अब देखिए प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है और न्यूट्रॉन में बदला, न्यूट्रल पार्टिकल में बदला, तो यहाँ से निश्चित रूप से एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकलेगा जिसको पॉजिट्रॉन कहा जाता है, पॉजिट्रॉन, और एक यहाँ से न्यूट्रिनो निकलेगा यहाँ से। तो यदि किसी एलिमेंट का सिंबल X है, मास नंबर A है, एटॉमिक नंबर Z है, यहाँ से बीटा प्लस एमिशन हुआ, चूँकि पॉजिटिव चार्ज जितने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना ही इस पे चार्ज है, इसलिए इसको पॉजिट्रॉन कहा जाता है। तो पॉजिट्रॉन का यहाँ पे इमिशन हुआ तो सिंबल क्या रह जाएगा एलिमेंट का, मास नंबर तो वहीं सेम ही रह रहा है,
लेकिन एटॉमिक नंबर जो है 1 यूनिट कम हो गया, चूँकि एक प्रोटॉन कम हो गया तो एटॉमिक नंबर 1 यूनिट कम हो जाता है। यहाँ पे कैथोड रे ट्यूब दिखाया गया है। यहाँ पे ये कैथोड है, यानी ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और एनोड जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। इसमें जो भी गैसेस हैं उसमें से लगभग सभी गैसेस को निकाल दिया गया है यहाँ वैक्यूम पंप के हेल्प से, यानी एयर इसमें जो भरी गई है, एयर के बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे लो प्रेशर पे एयर भरी हुई है। जब स्विच को ऑन करते हैं तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज का एक बीम निकलता है जिसको कैथोड रे कहा जाता है, और यह है क्या, इलेक्ट्रॉन्स ही है, ये निकल करके एनोड की तरफ जाती है। तो कैथोड रे क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू। तो देखिए, किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे मूव कराने के लिए एक फोर्स, हमेशा सेंटर की ओर लगने वाले एक फोर्स की ज़रूरत होती है जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किए कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव नहीं कर सकता है। जैसे किसी स्टोन को यदि किसी थ्रेड में, किसी स्ट्रिंग में बांध करके हम चाहे हॉरिजॉन्टल सर्किल में घुमाएं या वर्टिकल सर्किल में घुमाएं तो वो घूम जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग का जो टेंशन है वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर दे रहा है। और अर्थ जो है सन के अराउंड इसलिए रिवॉल्व कर पा रही है क्योंकि अर्थ और सन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर दे रहा है। अर्थ के अराउंड कोई भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो या नेचुरल सैटेलाइट मून हो, इसलिए अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, रिवॉल्व कर पा रहा है, क्योंकि मून एंड अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर दे रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के इन्फ्लुएंस से कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करता है। इंडिपेंडेंट मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन स्पेस नहीं होता है, ये गलत है। कीप द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ, ये सही ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन बी होगा। फ्लाई द ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, नहीं, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी चेंजेज इन्वॉल्व्स फ्रिक्शनल फोर्स। काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी टू साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी। जैसे मान लीजिए किसी भी सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट को हम मूव करा देते हैं, इस पे फेंक देते हैं सरफेस के अलोंग, यदि हम मूव करवा देते हैं इसको, तो इसका स्पीड धीरे धीरे स्लो होते होते कुछ दूर पर जा कर के ये रुक जाएगा। तो इसको हमने एनर्जी दिया था, यानी हम इस पे वर्क करके हमने इसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड किया। काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड हुआ तो धीरे धीरे फ्रिक्शन की वजह से वो धीरे धीरे किस में वो कन्वर्ट होता गया, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता गया, और वो जा कर के रुक गया, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। तो एनर्जी तो हमेशा कंजर्व रहता है, और यहाँ पे एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से फ्रिक्शन लग रहा था, तो वो जो एनर्जी थी, जो हमने काइनेटिक एनर्जी उसको प्रोवाइड किया था वर्क करके, वो किस में कन्वर्ट हो गई, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अदरवाइज हीट में नहीं कन्वर्ट होती तो कहाँ जाती वो, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो रुक गया है तो एनर्जी का कंजर्वेशन का वायलेशन हो जाता ना, तो वो एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, एनर्जी वायलेट नहीं हुआ, एनर्जी का कंजर्वेशन प्रिंसिपल वायलेट नहीं हुआ। तो काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी यहाँ पे सही ऑप्शन ए होगा। पोटेंशियल एनर्जी टू साउंड एनर्जी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी टू साउंड एनर्जी में यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स से वर्क नहीं किया। फ्रिक्शनल, जैसे मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, ऊपर उठाया और जस्ट ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, तो हमने उसको पोटेंशियल एनर्जी दिया, उसका पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होते होते जब सरफेस के पास में गया तो धड़ाम से वो नीचे गिरा, तो आवाज़ हुई, तो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, लेकिन वहाँ पर फ्रिक्शन कहाँ पर आया, तो फ्रिक्शन यहाँ पर नहीं है। केमिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी, कहीं पर भी केमिकल एनर्जी, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि क्विक लाइम है, कैल्शियम ऑक्साइड है, इसमें हम पानी डाल देते हैं तो ये सेलेक्ट लाइम में बदल गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदल गया, और यहाँ से लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी निकल रही है लार्ज अमाउंट में, ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो केमिकल एनर्जी यहाँ पे हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन कहाँ काम कर रहा है, फ्रिक्शन का यहाँ यूज ही नहीं हो रहा है, तो इसलिए राइट ऑप्शन ए होगा, बी एंड सी गलत होगा, यहाँ फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं है। ए बस इज मूविंग along a straight path and takes a sharp turn to the right side suddenly, the passenger sitting in the bus will। देखिए, मान लीजिए कि कोई व्हीकल जो है, ये बस सीधे आगे की ओर जा रही थी और बस का ड्राइवर जो है एक शार्प टर्न राइट की ओर ले लेता है,
तो राइट की ओर जब ले लेगा तो उसमें बैठा हुआ पैसेंजर का बॉडी तो वो मोशन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन में है, और इनर्शिया की वजह से वो उसी डायरेक्शन में मूव करते रहेगा। और बस जो है अब राइट की ओर टर्न ले चुकी है, तो पैसेंजर क्या होगा, गिरेगा किधर, लेफ्ट साइड की ओर गिरेगा। जैसे मान लीजिए कि किसी भी सर्कुलर पाथ पे यदि एक शार्प टर्न लेता है, कोई भी व्हीकल चलाने वाला, ड्राइव करने वाला शार्प टर्न ले लेता है, तो उस पर बैठे हुए पैसेंजर को लगता है कि हमें इस सर्कुलर पाथ के सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में कोई खींच रहा है, उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है, वो है एक स्यूडो फोर्स है। तो जिधर एक्सेलरेशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, जिसको स्यूडो फोर्स कहा जाता है। और वो तब होता है जब पैसेंजर यानी ऑब्जर्वर खुद एक्सेलरेटेड मोशन में हो, तो एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है जो स्यूडो फोर्स होता है सर्कुलर पाथ के केस में, जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। तो जब राइट टर्न लेगा तो पैसेंजर लेफ्ट की ओर गिरेगा, और जब ब्रेक लगाएगा तो पैसेंजर आगे की तरफ गिरेगा, और जब सडन स्पीड इंक्रीज कराएगा तो पैसेंजर पीछे की ओर, क्योंकि जिधर भी एक्सेलरेशन है, ड्राइवर जिधर भी व्हीकल को एक्सेलेरेट कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, स्यूडो फोर्स लगेगा। तो इसमें बेंट टुवार्ड्स राइट ये गलत है, फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ये भी गलत है, बेंट टुवार्ड्स द लेफ्ट राइट ऑप्शन सी होगा। बिफोर प्लेइंग द ऑर्केस्ट्रा इन ए म्यूजिकल कंसर्ट, ए sitarist tries to adjust the tension and pluck the string suitably. By doing so, she is adjusting. तो देखिए सितार बजाने वाला जो है वो स्ट्रिंग के टेंशन को मैनेज कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है। अब देखिए एडजस्ट कर रहा है, और फ्रीक्वेंसी का ये फार्मूला है हमारे पास 1/2L √T/μ। ये टी क्या है, उस स्ट्रिंग में जो डेवलप्ड टेंशन है वो है। तो टेंशन को वो एडजस्ट करके फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर रहा होता है, फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा होता है, फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर रहा होता है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द सितार स्ट्रिंग विथ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बिल्कुल सितार की जो फ्रीक्वेंसी है अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की जो फ्रीक्वेंसी है उससे वो मैच कर रहा होता है। तो इसमें से राइट ऑप्शन ए होगा। एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड नहीं होगा, इंटेंसिटी ऑफ द साउंड भी नहीं होगा। नेक्स्ट, A form of matter has no fixed shape but it has a fixed volume. An example of this form of matter is, देखिए इसका शेप फिक्स्ड नहीं है, तो शेप फिक्स्ड लिक्विड का भी नहीं होता है और गैस का भी नहीं होता है, लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता है। जिस भी कंटेनर में रखिएगा उसी शेप को एक्वायर गैसेस कर लेंगी और उतने ही वॉल्यूम को भी ऑक्यूपाई कर लेंगी। तो वॉल्यूम तो गैसेस का फिक्स्ड नहीं होता, हाँ, लेकिन लिक्विड को जिस कंटेनर में रखिएगा उसी कंटेनर के शेप को वो एक्वायर कर लेगी, साथ में उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। 100 मिलीलीटर यदि हम वाटर का ले लें, या मान लीजिए 250 मिलीलीटर, एक गिलास वाटर ले लें, एक गिलास वाटर ले लेते हैं, तो ग्लास में रखे हैं तो ग्लास के शेप को वाटर एक्वायर किया हुआ है, और कटोरे में रख देंगे तो वो 250 मिलीलीटर ही रहेगा, लेकिन कटोरे के शेप को एक्वायर कर लेगा। थाली में रख लेंगे तो वो 250 मिलीलीटर ही रहेगा, लेकिन थाली के शेप को एक्वायर कर लेगा। मतलब फिक्स्ड वॉल्यूम तो रह रहा है, लेकिन शेप जो है चेंज हो रहा है, जिस कंटेनर में रखते हैं उसी के शेप को एक्वायर कर ले रहा है। तो निश्चित रूप से जिस मैटर की यहाँ पे बात की जा रही है वो मैटर निश्चित रूप से लिक्विड होगा, गैस नहीं होगा। सॉलिड तो हो ही नहीं सकता है, कार्बन स्टील सॉलिड है, ये तो हो ही नहीं सकता है। इसका शेप भी फिक्स्ड है और इसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड है। तो केरोसिन ही होगा लिक्विड, ये लिक्विड है केरोसिन, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। क्रिप्टन गैस है, गैस का शेप जो है वो तो चेंज कंटेनर, जिस कंटेनर में जाएगा उस कंटेनर के शेप को एक्वायर कर लेगा, और वॉल्यूम भी जितना वॉल्यूम इसको मिलेगा उस पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो क्रिप्टन नहीं होगा, केरोसिन होगा, क्योंकि केरोसिन ही लिक्विड है इस केस में। Some metal oxides react with acid as well as base to produce salt and water. They are known as amphoteric oxides. The example of amphoteric oxides are, देखिए ये NCERT से इस क्वेश्चन को लिया गया है। NCERT में एल्युमिनियम का ऑक्साइड तो दिया है, जिंक का नहीं दिया है, उसके बेसिस पर हम आंसर को कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए मेटल के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे एल्युमिनियम का ऑक्साइड, ये सोडियम का ऑक्साइड हुआ Na2O, कैल्शियम का ऑक्साइड हुआ CaO, मैग्नीशियम का ऑक्साइड हुआ MgO। मेटल के जितने भी ऑक्साइड हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, और नॉन मेटल्स के ऑक्साइड जैसे सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड, ये नॉन मेटल्स के ऑक्साइड एसिडिक कैरेक्टर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं।
तो मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। लेकिन कुछ मेटल के ऑक्साइड ऐसे हैं जो एसिडिक नेचर को भी शो करते हैं और बेसिक नेचर को भी शो करते हैं, उनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। मतलब जब एसिडिक नेचर को शो करते हैं तो बेस से रिएक्शन कर लेंगे, जब बेसिक नेचर को शो करेंगे तो एसिड से रिएक्शन कर लेंगे, यानी एसिड एंड बेस दोनों ही से रिएक्शन करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का एग्जाम्पल है एल्युमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड, Al2O3 एंड ZnO। राइट ऑप्शन बी होगा। Which gas contributes to global warming through its ग्रीन हाउस इफेक्ट? तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एक ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है, तीनों ही ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो इसमें से मोर देन वन ऑफ दी अबव होगा। राइट ऑप्शन डी। एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट्स टू लिबरेट गैस, ये भी एनसीईआरटी के 10th क्लास से लिया गया है। 10th क्लास के एनसीईआरटी के बेसिस पर हम इसका आंसर कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे सोडियम का कार्बोनेट लेते हैं, Na2CO3 ले लिया, और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया। सोडियम का कार्बोनेट लिया, Na2CO3 और कैल्शियम का कार्बोनेट लिया, इसको हमने एसिड यानी HCl से रिएक्शन कराया, दोनों को HCl से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे NaCl बनेगा, NaCl, CO2 और H2O बनेगा। इस केस में भी यहाँ पे CaCl2, CO2 प्लस CO2 प्लस H2O बना यहाँ पे। तो दोनों ही केस में, फर्स्ट वाले केस में NaCl सॉल्ट बना, CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ से रिलीज हुई और वाटर बना, और सेकेंड वाले कैल्शियम कार्बोनेट जब HCl से रिएक्शन किया तो CaCl2 यानी एक सॉल्ट बना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहाँ से रिलीज हुई और वाटर बना। तो दोनों ही केस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकल रही है, CO2। तो CO2 ही गैस सही ऑप्शन होगा। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एसिड इज डिस्क्राइब्ड एज HOOC COOH COH और फिर इधर COH, ये है ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला है, राइट ऑप्शन बी होगा। कार्बोनिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है? H2CO3। और एसिटिक एसिड का क्या फॉर्मूला? फॉर्मिक एसिड का HCOOH होता है और एसिटिक एसिड का होता है CH3COOH। एसिटिक एसिड ये विनेगार में पाया जाता है और फॉर्मिक एसिड जो चींटी डंक मारती है उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब्स, वन देम कंटेन्स डिस्टिल वाटर मतलब न्यूट्रल, and the other 2 contains acidic solution and basic solution respectively, which of them will turn red litmus to blue? तो देखिए, न्यूट्रल सॉल्यूशन में लिटमस पेपर का कलर पर्पल होता है, पर्पल। तो इसमें से जो डिस्टिल वाटर लिया गया है, तो डिस्टिल वाटर में लिटमस पेपर को डालेंगे तो उसका कलर पर्पल ही रहेगा, पर्पल रहेगा। अब यदि एसिड में डालते हैं तो वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है एसिड। तो एसिड तो होगा नहीं, यहाँ पे रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करवाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से बेस में डाला गया होगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। मतलब ये रहा, लिटमस पेपर रेड से ब्लू में तब कन्वर्ट होगा जब उसको हम बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे। तो द ऑर्डर ऑफ एसिटिक एसिड रिसेंबल्स दैट ऑफ, इस क्वेश्चन का आंसर आप 10th क्लास का जो एसिड बेस वाला चैप्टर है उसके बेसिस पे आप दे सकते हैं। तो ये द ऑर्डर ऑफ एसिटिक एसिड रिसेंबल्स दैट ऑफ, तो विनेगार में एसिटिक एसिड पाया जाता है, तो यही सही ऑप्शन होगा। यहाँ पे टोमेटो में कौन सा एसिड पाया जाता है? टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन विनेगार होगा। वाई डज द ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर? तो देखिए, कोई भी एसिड एसिडिक नेचर को तब शो करेगा जब वो H+ आयन प्रोवाइड करेगा। तो ड्राई केस में H+ आयन ये प्रोवाइड करेगा नहीं, कब करेगा? सॉल्यूशन के फेज में। जब इसको वाटर में हम डालेंगे, सॉल्यूशन के फेज में ये रहेगा, तब जाकर के ये HCl जो है H+ प्रोवाइड करेगा, और जो H+ प्रोवाइड करता है वही एसिड होता है, जो OH- प्रोवाइड करता है वो बेस होता है। तो सॉल्यूशन के फेज में ही ये H+ प्रोवाइड करेगा और एसिडिक नेचर को शो करेगा। जब एसिडिक नेचर को शो करेगा तब ही लिटमस पेपर का कलर चेंज होगा, अदरवाइज ड्राई केस में ये H+ प्रोवाइड तो करेगा नहीं।
H प्लस प्रोवाइड नहीं करेगा तो एसिडिक नेचर को शो नहीं करेगा। जब एसिडिक नेचर को शो नहीं करेगा तो लिटमस पेपर का कलर भी चेंज नहीं होगा। तो HCl गैस एक्ट्स एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये गलत है। ब्लू लिटमस बिकम्स ड्राई इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस, ये भी सही ऑप्शन नहीं है। नो H3O प्लस आयन्स आर प्रेजेंट, मतलब H प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन कहिए। लिटमस चेंजेज कलर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ H3O प्लस आयन्स, यही सही ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, क्योंकि ये H प्लस आयन प्रोवाइड नहीं कर रहा है। H प्लस आयन प्रोवाइड करता तब H प्लस आयन जो है वाटर से जुड़ करके H3O प्लस बना लेता, हाइड्रोनियम आयन बना लेता। तो सही ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। डिटेक्ट द ऑड वन, द रिपनिंग ऑफ फ्रूट, ये जो है रिपनिंग ऑफ फ्रूट यानी फल का पकना एक केमिकल चेंज है और ये एक्सोथर्मिक भी है, केमिकल चेंज एंड एक्सोथर्मिक है। सेटिंग ऑफ सीमेंट, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कोल, कोल को जब बर्न कराया जाता है तो वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और केमिकल चेंज है। तो तीनों ही केमिकल चेंज है, साथ ही एक्सोथर्मिक भी है, यानी हीट यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। तो तीनों ही सिमिलर है, इसमें से कोई भी ऑड नहीं है, तो नन ऑफ दी अबव हो जाएगा, राइट ऑप्शन ई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डायमंड एंड ग्रेफाइट इज ट्रू, दे हैव सेम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बिल्कुल नहीं। डायमंड जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इसके पीछे उसका स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है। डायमंड का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में हर एक कार्बन एटम जो है अदर 4 कार्बन एटम से बॉन्ड बनाया हुआ होता है और कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है। लेकिन वहीं डायमंड का स्ट्रक्चर देखें तो उसका स्ट्रक्चर हेक्सागोनल प्लेनर होता है और हर एक कार्बन अदर 3 कार्बन से बॉन्ड बनाया होता है और चौथा जो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो फ्री रहता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, लेकिन डायमंड नहीं करता है। इसलिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डायमंड एंड ग्रेफाइट इज ट्रू, तो दे हैव सेम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये गलत है। दे हैव सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, बिल्कुल नहीं। डायमंड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, लेकिन ग्रेफाइट का हेक्सागोनल प्लेनर होता है, तो ये गलत है। दे हैव सेम डिग्री ऑफ हार्डनेस, बिल्कुल नहीं। डायमंड जो है बहुत ही हार्ड है, जबकि ग्रेफाइट को मसल करके हम उसको अलग कर सकते हैं, लेयर्स को अलग किया जा सकता है, वो सॉफ्ट होता है। तो हार्डनेस तो सेम नहीं है, तीनों ही गलत है यहाँ पे। 10th क्लास के NCERT के कार्बन वाले चैप्टर में कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिया गया है। यहाँ पे देखिए ये डायमंड का स्ट्रक्चर है। हर एक कार्बन को देखें आप तो 4 कार्बन से बॉन्ड बनाया हुआ है, कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री नहीं है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, बहुत ही हार्ड है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। यहाँ पे ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर दिया गया है। किसी एक कार्बन को आप कंसिडर कर लीजिए, इस कार्बन को कंसिडर कीजिए, ये 1 2 3 कार्बन से बॉन्ड बनाया हुआ है, चौथा इसका इलेक्ट्रॉन फ्री है और ये हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बना रहा है। एक लेयर दूसरे लेयर पर खिसक सकता है, फिसल सकता है, इसलिए ये सॉफ्ट है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होने की वजह से। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? नन ऑफ दी अबव होगा, राइट ऑप्शन ई, कोई भी मैच नहीं कर रहा है। दी एस्टोमेटा ओपन और क्लोज ड्यू टू चेंज इन दी, ये अमाउंट ऑफ वाटर इन सेल्स, सेल में कितना वाटर प्रेजेंट है इसके बेसिस पे उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। ये भी 10th क्लास के बुक से ही लिया गया है, इसको हम वहाँ के उसके बेसिस पे आंसर कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। देखिए ये है गार्ड सेल, गार्ड सेल है। जब दिन में फोटोसिंथेसिस, सनलाइट का प्रेजेंस है तो दिन में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बन रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वाटर में सॉल्युबल है, तो वाटर में जब सॉल्युबल है तो वो डिजोल्व हो जाएगा वाटर में। तो इस गार्ड सेल के अंदर जो ये गार्ड सेल है, गार्ड सेल के अंदर ग्लूकोज जो है डिजोल्व हो गया, कार्बोहाइड्रेट डिजोल्व हो गया। इस कारण से कार्बोहाइड्रेट का कंसंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज हो गया, लेकिन वाटर का कंसंट्रेशन यहाँ पे कम हो गया। अब ऑस्मोसिस क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि ये एक कंटेनर है और इसका 2 आर्म मैं ले रहा हूँ, एक लेफ्ट आर्म, और यहाँ पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दीजिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, SPM लगा दीजिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इधर वाटर में अब सॉल्ट को घोल करके राइट साइड में रख दीजिए, लेफ्ट साइड में प्योर वाटर रख दीजिए लेफ्ट साइड में। तो हम पाएंगे कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स
के थ्रू ये जो प्योर साइड है वाटर का, इससे मॉलिक्यूल इम्प्योर साइड की ओर जाने लगेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि वाटर का कंसंट्रेशन प्योर साइड में ज़्यादा है और इम्प्योर साइड में कम है। तो वाटर का कंसंट्रेशन जिस साइड में ज़्यादा है उस साइड से वो मूव करके कम कंसंट्रेशन वाले साइड में जाता है, यानी प्योर साइड से इम्प्योर साइड की तरफ जाता है। ये इसको ऑस्मोसिस कहा जाता है। जब इम्प्योर साइड की ओर हम एक प्रेशर एग्जर्ट कर देते हैं तो ये मूवमेंट रुक जाता है, उसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है, जिससे कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक जाए, यानी वाटर प्योर साइड से इम्प्योर साइड की ओर जाना बंद हो जाए, वाटर का जाना बंद हो जाए। अब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हम जब प्रेशर एग्जर्ट करते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल इम्प्योर साइड से, यानी जिधर सॉल्ट घुला हुआ है उस साइड से प्योर साइड की ओर जाना शुरू हो जाते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस, और उसी के प्रिंसिपल पे वर्क करता है आरओ जो घरों में लगाया गया होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट जो डिजोल्व हो गया गार्ड सेल के अंदर वाटर में, तो जो नेबरिंग सेल है वहाँ पे वाटर ज़्यादा है और इधर वाटर का कंसंट्रेशन कम हो गया, यानी गार्ड सेल में जो वाटर है वो इम्प्योर है, मिक्स्ड है, और उसके नेबरिंग सेल में जो वाटर है वो प्योर है। तो वाटर का मूवमेंट प्योर साइड से इम्प्योर साइड की ओर होगा, यानी नेबरिंग सेल से गार्ड सेल की ओर होगा, और वाटर गार्ड सेल में जब आएगा तो गार्ड सेल फूल जाएगा। अब फूलने की वजह से एक खिंचाव उत्पन्न होगा, खिंचाव उत्पन्न होने की वजह से ये जो एस्टोमेटा है इसके छिद्र जो है ये खुल जाएंगे, यानी एस्टोमेटा ओपन हो जाएगा। दूसरा केस ले लेते हैं। रात का जब टाइम है, रात के टाइम में जो भी ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट बना हुआ है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, और स्टार्च वाटर में सॉल्युबल नहीं है, इनसॉल्युबल है वाटर में। तो उस केस में क्या होगा, वाटर जो है इस गार्ड सेल से मूव करके नेबरिंग सेल की तरफ जाएंगे। तो जब नेबरिंग सेल की तरफ जाएंगे तो ये गार्ड सेल जो है वो शिथिल पड़ जाएगा, लूंज पूंज हो जाएगा, शिथिल पड़ जाएगा। तो ये जो एस्टोमेटा का जो ओपनिंग है वो क्लोज हो जाएगा वहाँ पे। तो रात में जो है क्लोज हो जाएगा, और दिन में जब गैसेस की ज़रूरत है, फोटोसिंथेसिस करना है, तो ओपन हो जाएगा। तो ये गार्ड सेल की ओपनिंग और क्लोजिंग कौन कंट्रोल कर रहा है, वाटर का प्रेजेंस कंट्रोल कर रहा है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च इन सब का प्रेजेंस मेनली इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वाटर का मूवमेंट। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स द सनलाइट वेवलेंथ ऑफ। तो देखिए क्लोरोफिल जो है ग्रीन कलर को तो एब्जॉर्ब नहीं करता है, ग्रीन कलर को ये रिफ्लेक्ट कर देता है, इसी कारण से वो उसका कलर ग्रीन नज़र आता है। तो ग्रीन तो होगा नहीं, इसमें दो ऑप्शन ऐसे ही कट गए, यहाँ पे बी और सी कट गए। तो ये एब्जॉर्ब करता है, ज़्यादातर ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद में रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी ब्लू कलर में ज़्यादा होता है, ब्लू एंड रेड कलर में सबसे ज़्यादा ब्लू कलर में होता है और सबसे कम ग्रीन कलर में होता है, क्योंकि वो जो क्लोरोफिल जो है उसको ज़्यादा एक्साइट करता है ब्लू कलर, और रेड कलर भी करता है लेकिन ग्रीन कलर कम एक्साइट करता है। तो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स द सनलाइट वेवलेंथ ऑफ रेड एंड ब्लू, यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट मैच, पेटियोल अटैचेज लीफ टू स्टेम, ये सही है। थिक हार्ड स्टेम विथ ब्रांचिंग नियर बेस, ये ट्री होता है, नहीं ट्री नहीं होता है। ट्री में जो ब्रांचिंग वगैरह मिलती है वो कुछ ऊपर जा कर के मिलती है, तो ट्री तो ये तो नहीं होगा। वीक स्टेम विच कैन नॉट स्टैंड अपराइट, वो क्रीपर होती है, लत्तर होती है। बिल्कुल, लताएं जो होती है अपने आप ऊपर नहीं जा सकती है और किसी के हेल्प से ही, दीवार के हेल्प से या किसी अदर ट्री के हेल्प से ही ये ऊपर चढ़ती है। इसको हम देखते हैं डायग्राम के थ्रू। यहाँ पे देखिए पेटियोल क्या है, ये एक डंठल है जो इस तने से इस पत्तियों को जोड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए ये ट्री है, ट्री में जो ब्रांचिंग जो भी चीज़ें हो रही है कुछ ऊपर से, बेस के पास से नहीं हो रही है यहाँ पे ट्री में, लेकिन श्रब में देख लीजिए ये जो भी ब्रांचेज वगैरह जो हो रही है वो बिल्कुल बेस के पास से हो रही है। तो वहाँ पे ट्री जो कहा जा रहा था, ट्री की जगह पर यदि श्रब रहता तो सही आंसर होता। और ये देखिए लताएं जो हैं, क्रीपर जो है, ये ट्री के हेल्प से ही ऊपर चढ़े, अपने आप ये अपराइट नहीं हो सकती, ऊपर नहीं जा सकती हैं। तो इसमें से नॉट करेक्ट कौन सा है, इसमें से बी वाला नॉट करेक्ट है, सो राइट ऑप्शन बी होगा। वाटर रीचेज ग्रेट हाइट इन ट्रीज बिकॉज ऑफ सक्शन पुल कॉज्ड बाई। तो देखिए ट्रांसपीरेशन से जो वाटर का लॉस होता है, ट्रांसपीरेशन से, उसी के थ्रू ट्रांसपीरेशन से वाटर का लॉस हो रहा है और उसी की वजह से
जड़ से रूट से जो वाटर ऊपर की ओर आता है सक्शन पुल के थ्रू, सक्शन पुल के माध्यम, बिकॉज ऑफ सक्शन पुल ऊपर की ओर जो वाटर आ रहा है, ट्रांसपिरेशन से वाटर का लॉस हो रहा है, इसी की वजह से। तो एब्जॉर्प्शन तो होगा नहीं, इवेपोरेशन तो नहीं होगा, यहाँ पे ट्रांसपिरेशन मेन कारण है जिसकी वजह से वाटर रूट से, यानी जो सॉइल में जो वाटर है रूट के थ्रू ये ऊपर की ओर आता है, बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन से वाटर जो लॉस होता है। सो राइट ऑप्शन सी होगा। Which among the following is a character of chloroplast which makes them qualified to self replication? तो देखिए सेल्फ रेप्लिकेशन यानी अपनी प्रतिकृति बनाना, अपनी फोटोकॉपी बनाना, ये इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो या फिर क्लोरोप्लास्ट हो, इनका अपना जेनेटिक मटेरियल इनमें प्रेजेंट होता है, इसका अपना जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। जैसे इनमें डीएनए होता है, आरएनए होता है, यानी राइबोसोम होता है, राइबोसोम की वजह से ये प्रोटीन की सिंथेसिस इसमें हो जाती है, इस कारण से इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल भी कहा जाता है। तो इनके रिप्लिकेशन का कारण क्या है, इनमें डीएनए और आरएनए का प्रेजेंस। तो प्रेजेंस ऑफ बोथ डीएनए एंड आरएनए, राइट ऑप्शन ए होगा। तो फ्रेंड्स ये रहा 68th बीपीएससी पीटी के क्वेश्चन पेपर से साइंस के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।